बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एक्स-मेन ओरिजिन्स वुल्वरीन। ये कहानी शुरू होती है सन 1845 में, जहां पर दो बच्चों को दिखाया जाता है। एक का नाम होता है जेम्स और दूसरे का नाम विक्टर। ये दोनों भाई हैं। जेम्स की तबीयत खराब होती है, तभी वहां पर इनके पिता आते हैं और वो जेम्स को कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जेम्स के पिता को कुछ आहट आती है, वो नीचे चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद जेम्स को और उसके सौतेले भाई को, जिसका नाम विक्टर है, गोली चलने की आवाज आती है। जेम्स भागता हुआ नीचे जाता है। वो देखता है कि उसके पिता को एक आदमी ने गोली मार दी है। इस बात से जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से उसके हड्डी नुमा पंजे बाहर निकल जाते हैं और उन पंजों को वो उस आदमी के शरीर के आर पार कर देता है। वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारे असली पिता नहीं थे, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मेरा नाम है थॉमस लोगन। थॉमस लोगन की मृत्यु हो जाती है। जेम्स घर छोड़कर भाग जाता है। उसके पीछे उसका सौतेला भाई विक्टर भी आता है। वो कहता है कि अब हम वापस लौट कर नहीं जा सकते और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये बड़े हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों सोल्जर हैं। ये दोनों 1861 की सिविल वॉर में, जो अमेरिका में हुआ था, उसमें हिस्सा लेते हैं। इसके ठीक 53 साल बाद, यानी कि सन 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, तो ये उस लड़ाई को भी लड़ते हैं। साथ ही साथ 1939 की वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये सोल्जर की तरह लड़ते हैं। इन दोनों के पास पावर्स हैं। जिस तरह जेम्स के हाथों से पंजे निकल जाते हैं, विक्टर के पास भी शार्प नाखून होते हैं। साथ ही साथ ये दोनों बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, यानी कि इनकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इन दोनों पर गोलियों का भी असर नहीं होता। ये दोनों इसी तरह से सोल्जर की जिंदगी जीते हैं। इन दोनों को 100 साल से भी ज्यादा हो गए इसी तरह से सोल्जर की जिंदगी जीते हुए। वक्त आता है सन 1973 का। ये दोनों वियतनाम वॉर में हिस्सा लेते हैं, जहां पर विक्टर वियतनाम की एक लेडी को रेप करने के लिए कमरे में ले जाता है, पर उसका सीनियर वहां पर आ जाता है। वो विक्टर को रोकता है। विक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं, वो सब के सब विक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसका छोटा सौतेला भाई, जिसका नाम जेम्स है, जिसे हम लोगन और वुल्वरीन के नाम से भी जानते हैं, वो वहां पर आ जाता है। वो अपने भाई की मदद करना चाहता है, पर सभी सोल्जर्स इन दोनों को घेर लेते हैं। इन दोनों को खंबे के साथ बांध दिया जाता है और गोली मार दी जाती है, पर इन दोनों पर गोलियों का असर नहीं होता, इसीलिए दोनों बच जाते हैं। इन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पर आर्मी का मेजर विलियम स्ट्राइकर इनसे मिलने आता है। वो कहता है कि तुम दोनों खास हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मेरी टीम का नाम है टीम एक्स। उस टीम के सभी मेंबर्स तुम्हारी तरह, यानी कि वो सब के सब म्यूटेंट्स हैं। इस पूरी टीम को एक मिशन पर नाइजीरिया भेजा जाता है, जहां पर एक बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं, पर बिल्डिंग के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है। इन सब के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पर जो हीरो का व्यापारी होता है, ये उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो हीरो का व्यापारी कहता है कि तुम्हें जितने हीरे चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। मेजर विलियम स्ट्राइकर, जिसने ये पूरी टीम बनाई है, वो कहता है कि हमें तुम्हारे हीरे नहीं चाहिए। वहां पर एक पत्थर होता है, वो उस पत्थर को उठाता है। वो कहता है कि ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला। हीरो का व्यापारी बताता है कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर एक गांव है, वहां पर कुछ लोगों को ये पत्थर मिला था, उन्हीं से मैंने पत्थर लिया है। ये सब के सब उस गांव में पहुंच जाते हैं और उन सब लोगों को बंदी बना लेते हैं। ये उनसे पूछते हैं कि पत्थर उन्हें कहां पर मिला था। वहां पर एक आदमी बताता है कि ये पवित्र पत्थर है, ये आसमान से गिरा था। लोगन कहता है कि ये मिटियोर है। स्ट्राइकर दरअसल ये जानना चाहता है कि ये मिटियोर उन्हें किस जगह पर मिला था, जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। वो अपने लोगों से कहता है इन सबको मार दो। लोगन उर्फ वुल्वरीन वो सबको रोकता है। वो अपने सौतेले बड़े भाई विक्टर से कहता है कि हम इस मिशन में लोगों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी बात कोई नहीं मानने वाला, इसीलिए वो टीम एक्स को छोड़कर चला जाता है। 6 साल बीत जाते हैं और अब लोगन कनाडा की पहाड़ियों पर रहता है। वो एक लड़की से प्यार करता है जो स्कूल टीचर है, जिसका नाम कायला है। लोगन की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो किसी को नहीं मारता। वो अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ियां काटने का काम करता है। एक दिन उसके पास मेजर विलियम स्ट्राइकर आता है। वो लोगन को बताता है कि जो टीम हमने 6 साल पहले बनाई थी, उस टीम के हर एक मेंबर को कोई मार रहा है, पर तुम्हारा भाई विक्टर सेफ है। वो जो कोई भी है उसके पास हमारे पते हैं। हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है। लोगन कहता है कि अब मैं कैनेडियन हूँ। ये कहकर लोगन वहां से निकल जाता है। दरअसल लोगन अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कायला के साथ वो बहुत खुश होता है। ये पल उसकी जिंदगी के वो पल होते जो उसने कभी नहीं देखे थे
और वो अपनी आगे की जिंदगी इसी तरह से बिताना चाहता है। अगले दिन लोगन जब लकड़ी काट रहा होता है तो उसे एक अजीब सी गंध आती है। वो देखता है कि पेड़ पर नाखूनों के निशान हैं। वो समझ जाता है कि विक्टर यहाँ पहुंच चुका है और वो उसे या उसके चाहने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। वो पागलों की तरह भागता हुआ जंगल से कायला तक पहुंचना चाहता है और जब वो कायला की गाड़ी तक पहुंचता है तो वो देखता है कि कायला गाड़ी में नहीं है। उसके बोनट पर विक्टर के नाखूनों के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि विक्टर उसे उठाकर ले गया। वो जंगल में उसे ढूंढना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद उसे कायला की डेड बॉडी मिलती है जिसे विक्टर ने मार दिया होता है। लोगन दर्द से कर्रा उठता है। उसी शाम को वो एक बार में जाता है जहां पर विक्टर बैठा होता है। विक्टर को देखकर लोगन के हाथों से उसके हड्डीनुमा पंजे बाहर निकल आते हैं। वो विक्टर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। विक्टर कहता है कि तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए 6 सालों में तुमने ना मुझे कॉल किया और ना ही खत लिखा। इसके बाद विक्टर और लोगन के बीच में घमासान लड़ाई होती है। विक्टर अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो लोगन पर पूरी तरह से भारी पड़ता है। विक्टर लोगन का हड्डीनुमा पंजा भी तोड़ देता है। लोगन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने मेजर स्ट्राइकर होता है। लोगन स्ट्राइकर का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जो सबको मार रहा था वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर था। स्ट्राइकर कहता है कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो विक्टर है। विक्टर बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था, इसीलिए मुझे उसे कैद करना पड़ा। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसने कहा था कि वो हम सब से बदला लेगा। लोगन कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। स्ट्राइकर कहता है कि तुम जानते हो कि तुम उसे हरा नहीं सकते, पर मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दे सकता हूँ जिससे तुम विक्टर को हरा दोगे, पर इसमें तुम्हें इतनी तकलीफ होगी जो तकलीफ इस दुनिया में कोई भी सहन नहीं कर सकता। हम तुम्हारे शरीर में एक धातु डालेंगे जिसे कहते हैं एडमेंटियम। याद है आज से 6 साल पहले नाइजीरिया में हम कुछ ढूंढ रहे थे, ये वही धातु है। अब मुझे भरपूर मात्रा में मिल चुकी है, जिससे हमने एक ऐसा मेटल कंपाउंड बनाया है जो किसी भी चीज से टूट नहीं सकता। वो इस दुनिया की हर चीज को काट सकता है। हम उस मेटल कंपाउंड को तुम्हारे शरीर में डाल देंगे जिससे तुम एक जानवर बन जाओगे। लोगन कहता है कि जो तुम्हें करना है कर लो। स्ट्राइकर लोगन को उसका पुराना बैज भी देता है जिसमें उसका नाम होता है जेम्स लोगन। लोगन कहता है कि मुझे नया बैज चाहिए जिसमें मेरा नाम होगा वुल्वरीन। दरअसल कायला ने लोगन को एक कहानी सुनाई थी जिसमें आत्माओं की दुनिया में कुइकात्सु रहा करता था जो चांद से बहुत प्यार करता था। चांद और कुइकात्सु हमेशा साथ घुमा करते थे, पर कोई धोखे से कुइकात्सु को धरती पर भेज देता है और एक बार धरती पर आने का मतलब वो कभी भी आत्माओं की दुनिया में वापस नहीं जा सकता। कुइकात्सु हमेशा धरती से चांद को आवाज लगाया करता था, उस चांद को जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसे अब वो कभी नहीं पा सकता। और कुइकात्सु का मतलब होता है वुल्वरीन। इसीलिए जेम्स लोगन अपने बैज पर अपना नाम न लिखवाकर वुल्वरीन लिखवाता है और एक यही कारण होता है कि इस पल के बाद कई लोग जेम्स लोगन को वुल्वरीन भी कहते हैं। अब लोगन के शरीर में उस धातु को डाला जाता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और कुछ ही पलों के बाद उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सबको लगता है कि लोगन अब मर चुका है, पर उसकी धड़कन एक बार फिर से शुरू हो जाती है। स्ट्राइकर अपनी टीम से कहता है कि लोगन की यादों को मिटा दो ताकि वो इनके लिए काम कर सके, इनके ऑर्डर को फॉलो कर सके। पर लोगन इस बात को सुन लेता है और अगले पल उसके हाथों से उसके पंजे निकलना शुरू हो जाते हैं और ये पंजे अब हड्डियों के नहीं है बल्कि उस धातु के हैं जो धातु उसके पूरे शरीर में डाला गया है। इस धातु के उसके शरीर में जाने के बाद लोगन अब पहले से भी बहुत खतरनाक हो चुका है। वो यहाँ पर कई लोगों को मारने के बाद झरने से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। स्ट्राइकर अपने लोगों से कहता है कि उसे ढूंढकर मार दो। दरअसल स्ट्राइकर का जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो लोगन की यादों को मिटाकर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। वहीं लोगन एक फार्म में एक घर में पहुंचता है जहां पर एक बूढ़ा कपल रहता है। वो लोगन को अपने घर में आसरा देते हैं, उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। पर अगली सुबह स्ट्राइकर के लोग इस घर पर हमला कर देते हैं जिसमें ये बूढ़ा कपल मारा जाता है। लोगन यहाँ से बाहर निकल जाता है और उस हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों को काट देता है जिसमें स्ट्राइकर के आदमी हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के रेडियो से स्ट्राइकर को कहता है, पहले मैं विक्टर को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें। तुम एक जानवर चाहते थे ना, वो जानवर अब आ चुका है। इसके बाद लोगन विक्टर को ढूंढना शुरू करता है। वो लॉस वेगस में एक आदमी के पास जाता है जो बहुत मोटा होता है। वो उससे पूछता है कि विक्टर कहाँ है। वो मोटा आदमी लोगन को बताता है कि विक्टर और स्ट्राइकर दोनों एक साथ काम करते हैं, वो म्यूटेंट्स को पकड़ते हैं।
यानी कि ऐसे लोग जो लोगन की तरह हैं, जिनके अंदर अलग अलग शक्तियां हैं, जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है। विक्टर उन म्यूटेंट्स को पकड़ता है और स्ट्राइकर के साथ मिलकर उन्हें एक आइसोलेटेड आइलैंड पर ले जाता है, जहां पर उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। पर उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता, पर एक म्यूटेंट है जो वहां से भाग कर आ गया था। वो तुम्हें उस जगह के बारे में बता सकता है। लोगन उस म्यूटेंट तक पहुंच जाता है जिसका नाम रेमली होता है। वो ताश के पत्तों से बहुत अलग अलग तरह के करतब दिखा सकता है। ताश के पत्ते उसकी पावर है। लोगन कहता है कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूँ जिस आइलैंड पर तुम्हें बंदी बनाकर विक्टर ले गया था। रेमली देखता है कि लोगन के गले पर वैसे लॉकेट होते हैं जिस तरह के लॉकेट विक्टर के गले में थे। उसे लगता है कि ये विक्टर के लिए काम करता है और एक बार फिर से ये उसे बंदी बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए वो लोगन पर हमला कर देता है। लोगन दीवार तोड़कर बाहर गिरता है और बाहर विक्टर होता है जिसने लोगन के एक म्यूटेंट साथी को मार दिया होता है। विक्टर उसके शरीर से उसका डीएनए निकाल रहा होता है। लोगन जब विक्टर को देखता है तो गुस्से से भर जाता है, उसके पंजे बाहर निकल आते हैं और वो विक्टर पर हमला कर देता है। लोगन विक्टर से ज्यादा ताकतवर है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, रेमली जिससे मिलने के लिए लोगन यहाँ पर आया है, वो लोगन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे विक्टर को मौका मिल जाता है और वो इस जगह से भाग जाता है। लोगन बहुत जल्दी रेमली को अपने कब्जे में ले लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे उस आइलैंड पर ले जाओगे जहां से तुम भाग कर आए थे, ताकि मैं विक्टर, स्ट्राइकर और उन सब लोगों को जिनसे तुम नफरत करते हो उन्हें मार सकूं। रेमली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर स्ट्राइकर का सीनियर जनरल आता है। स्ट्राइकर उन्हें बताता है कि अब वो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कर रहे हैं, यानी कि आज से पहले वो 10 म्यूटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। वोल्वरिन यानी कि लोगन उनका 10वां एक्सपेरिमेंट था और जो ये 11वां एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर 10 के 10 म्यूटेंट्स की पावर होगी, जिससे हम अपने देश के दुश्मनों का आराम से सफाया कर सकेंगे। जनरल उसे कहते हैं कि तुम्हें इस प्रोग्राम को बंद करना होगा। हमें पता है कि तुम्हारा बेटा भी एक म्यूटेंट था और अब ये मामला तुम्हारा ज्यादती मामला बन चुका है। स्ट्राइकर कहता है कि हाँ, मेरा बेटा भी एक म्यूटेंट था, उसने मेरी पत्नी को मार डाला और उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं इस देश के हर एक म्यूटेंट को मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो जनरल को मार देता है, क्योंकि वो अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 जिसका नाम डेडपूल है, जो म्यूटेंट्स को मारेगा, उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पर लोगन भी पहुंच जाता है। लोगन स्ट्राइकर से पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया। स्ट्राइकर उसे बताता है क्योंकि मैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था। इसकी शुरुआत मेरे बेटे से हुई थी और खत्म हुई तुमसे। मैंने एक म्यूटेंट के अंदर 11 अलग अलग म्यूटेंट्स की पावर डाल दी। यहाँ पर लोगन को एक और झटका लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम कायला है, जो लोगन की नजरों में मारी जा चुकी है, वो जिंदा होती है। वो स्ट्राइकर के लिए काम करती है। वो भी एक म्यूटेंट है जो किसी को भी सम्मोहित करके उससे कोई भी काम करवा सकती है। स्ट्राइकर के कहने पर ही उसने लोगन से प्यार किया था। लोगन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कायला कहती है कि मैं मजबूर थी। लोगन ये सब कुछ जानकर इमोशनल होकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर विक्टर आता है। वो स्ट्राइकर से बोलता है कि तुमने वादा किया था कि जो धातु तुमने लोगन की बॉडी के अंदर डाली है वही धातु मेरी बॉडी के अंदर भी डालोगे। स्ट्राइकर कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम उस ऑपरेशन में सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा टाइम आएगा। कायला यहाँ से भागने की कोशिश करती है। विक्टर उसे अपने हाथों में उठा लेता है। कायला जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख लोगन सुन लेता है। लोगन वापस आता है और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। विक्टर और लोगन जो सौतेले भाई है, जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लोगन विक्टर के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है। वो उसे मारने वाला होता है, पर लोगन रुक जाता है। वो विक्टर को नहीं मारता। तभी यहाँ पर कायला आ जाती है। वो लोगन से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। स्ट्राइकर ने उसकी बहन को बंदी बना रखा है, इसीलिए उसके कहने पर उसे सब कुछ करना पड़ा। इसके बाद लोगन उस जगह पर जाता है जहाँ पर कायला की बहन और बहुत सारे अलग अलग म्यूटेंट्स होते हैं। वो उन सबको आजाद कर देता है और जब ये सब के सब यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी इनके सामने डेडपूल आ जाता है। स्ट्राइकर का वो 11वां एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 11 म्यूटेंट्स की पावर है, उसके हाथों से भी लंबी लंबी रॉड निकलती है और ये रॉड भी उसी मटेरियल की बनी होती है जिससे लोगन के पंजे बने हुए। वहीं कायला अपनी बहन के साथ सभी बच्चों को इस आइलैंड से निकालना चाहती है, पर तभी स्ट्राइकर के लोग आते हैं और इन सब पर गोलियां चलाते हैं। कायला इसमें जख्मी हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। दूसरी तरफ लोगन और वेपन नंबर 11 यानी कि डेडपूल
इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, पर डेडपूल इतना शक्तिशाली होता है कि लोगन उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। पर तभी वहां पर लोगन का भाई विक्टर आ जाता है और ये दोनों मिलकर डेडपूल से लड़ते हैं। और जैसे ही लोगन को मौका मिलता है वो डेडपूल की गर्दन काट देता है। उसकी गर्दन नीचे गिरती है जिसके अंदर से रेस निकलती है, जिस वजह से पूरी बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। विक्टर यहाँ से भाग जाता है, लोगन भी ऊपर से नीचे कूद जाता है। पर तभी उसे कायला की आवाज आती है। वो कायला के पास जाता है जो जख्मी है। कायला उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। लोगन उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है, पर तभी पीछे से स्ट्राइकर उस पर गोली चलाता है। लोगन उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर स्ट्राइकर उस पर कई गोलियां चलाता है और एक गोली लोगन के सर पर लगती है, जिससे लोगन पूरी तरह से अचेत हो जाता है। क्योंकि इस गन में जो गोली होती है वो उसी धातु की होती है जिस धातु के लोगन के पंजे हैं, जो धातु उसकी बॉडी में डाली गई है, यानी कि एडमेंटियम। स्ट्राइकर इसके बाद कायला को भी गोली मारने के लिए जाता है, पर वो उसे अपनी सम्मोहन शक्ति से अपने वश में कर लेती है। वो स्ट्राइकर को कहती है कि तुम तब तक चलते रहोगे जब तक तुम्हारे पैरों से खून न निकल जाए। कुछ देर बाद लोगन को होश आता है। वो सर पर गोली लगने की वजह से अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है। वो कायला को भी देखता है पर उसे पहचान नहीं पाता और उस जगह से निकल जाता है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि स्ट्राइकर के पास एक आर्मी की गाड़ी आती है और जनरल के कत्ल की इंक्वायरी के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेपन 11 यानी कि डेडपूल, जो कि अभी भी जिंदा होता है, मिट्टी से उसके हाथ निकलते हैं और अपने सिर को जो उसके धड़ से अलग हो चुका है उसे ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।